आपका स्टडी अड्डा प्रो में स्वागत है। ब्रिटिश शासन का उदय 1773 और 1781 के अधिनियम। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम 1773 और 1781 के एक्ट्स का एक इंट्रोडक्शन लेंगे। उसके बाद हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को डिटेल में समझेंगे। फिर हमारा फोकस होगा 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट पर, और आखिर में हम इन दोनों की तुलना करेंगे और एग्जाम के लिए जो जरूरी फैक्ट्स हैं उन पर एक नजर डालेंगे। चलिए तो फिर हमारे पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। हम देखेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी और इसके खास प्रावधान क्या थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस एक्ट को लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, इसके पीछे कई बड़े कारण थे। पहला तो ये कि कंपनी बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में थी, मतलब उसे ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पाउंड का कर्ज मांगना पड़ा। दूसरा, मैसूर में हैदर अली के हाथों कंपनी को एक बड़ी हार झेलनी पड़ी थी, और बंगाल में द्वैध शासन फेल हो चुका था, जिससे वहां कानूनी अराजकता फैली हुई थी। तो इन सब वजहों से यह साफ हो गया था कि अब कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग बॉडी नहीं रह सकती, उसे एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बनना होगा। इस एक्ट के जरिए कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के स्ट्रक्चर में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बदलाव किए गए, जैसे कि मेंबर्स की संख्या 24 तय कर दी गई। उनका कार्यकाल जो पहले सिर्फ 1 साल का था उसे बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया, ताकि थोड़ी स्टेबिलिटी आए। एक और खास नियम यह था कि कोई भी सदस्य तुरंत दोबारा नहीं चुना जा सकता था। साथ ही अब कंपनी के लिए जरूरी हो गया था कि वो अपनी नागरिक और सैन्य गतिविधियों की सारी जानकारी ब्रिटिश सरकार को दे। और हां, सिस्टम को डायनामिक रखने के लिए यह तय हुआ कि 25% सदस्य हर साल रिटायर होंगे। अब एडमिनिस्ट्रेशन के सेंट्रलाइजेशन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। जो बंगाल के गवर्नर की पोस्ट थी, उसे अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और इस पद पर बैठने वाले पहले व्यक्ति थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। उनकी मदद के लिए 4 सदस्यों की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई गई। काउंसिल में जो भी फैसले होते थे वो बहुमत से लिए जाते थे, और अगर कभी टाई हो जाता तो गवर्नर जनरल को एक निर्णायक वोट, जिसे कास्टिंग वोट कहते हैं, उसका अधिकार। इसी एक्ट ने भारत में एक ऑर्गेनाइज्ड जुडिशियरी यानी न्यायपालिका की नींव रखी। 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इसके पहले चीफ जस्टिस थे सर एलिजा इम्पे। इस कोर्ट की बनावट में एक चीफ जस्टिस और 3 दूसरे जज शामिल थे। पर हां, ये बात ध्यान रखनी होगी कि शुरुआत में इसका अधिकार क्षेत्र सिर्फ ब्रिटिश नागरिकों तक ही था। तो इस एक्ट का असर 2 मेन एरियाज में दिखा। एक तो सेंट्रलाइजेशन और दूसरा कड़े प्रतिबंध। सेंट्रलाइजेशन के तहत बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को अब युद्ध और संधि जैसे जरूरी मामलों में बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, और करप्शन को रोकने के लिए बहुत सख्त कदम उठाए गए। कंपनी के अधिकारियों के प्राइवेट ट्रेड पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया, और लोकल लोगों से किसी भी तरह का तोहफा या रिश्वत लेना भी मना था। हालांकि इस सेंट्रलाइजेशन के बावजूद प्रैक्टिकल दिक्कतें तो थी ही, जैसा कि पहले आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान कोऑर्डिनेशन की कमी में साफ साफ देखने को मिला। तो अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर। जैसा कि हमने देखा, 1773 के एक्ट में कुछ कमियां थीं। उन्हीं को दूर करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। इसका मेन मकसद था संशोधन और समाधान। 1781 का ये एक्ट, जिसे संशोधनात्मक अधिनियम भी कहते हैं, सीधे सीधे 1773 के एक्ट की कमियों को ठीक करने के लिए लाया गया था। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की काउंसिल के बीच पावर को लेकर बहुत कंफ्यूजन और झगड़ा था। तो इस एक्ट का जो मेन सोल्यूशन था वो था इन दोनों पावरफुल बॉडीज के अधिकार क्षेत्रों का एकदम क्लियर बंटवारा करना। तो ये शक्तियों का बंटवारा आखिर किया कैसे गया? सबसे पहले रेवेन्यू कलेक्शन से जुड़े जितने भी मामले थे उन्हें सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल अपने ऑफिशियल कामों के लिए अब कोर्ट को जवाबदेह नहीं थे, उन्हें छूट दे दी गई, और यही छूट कंपनी के दूसरे अधिकारियों को भी दी गई। इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नर जनरल और उनकी टीम को जुडिशरी से पूरी तरह आजाद कर दिया गया, जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल हो गए। अधिकारों के बंटवारे के अलावा सुप्रीम कोर्ट पर कुछ सीमाएं भी लगाई गईं। ज्योग्राफिकली अब इसका अधिकार क्षेत्र सिर्फ कलकत्ता शहर तक ही सीमित कर दिया गया। साथ ही ये भी साफ कर दिया गया कि कोर्ट को लोकल कानूनों का सम्मान करना होगा, जैसे मुसलमानों के लिए कुरान का कानून और हिंदुओं के लिए शास्त्र कानून। और एक बहुत बड़ा बदलाव अपील के प्रोसेस में आया। अब जो प्रोविंशियल कोर्ट्स के फैसले थे, उनके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं बल्कि सीधे गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाती। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से में इन दोनों एक्ट्स की एक फटाफट तुलना करते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सबसे जरूरी फैक्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं।
आइए इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। अगर उद्देश्य की बात करें तो 1773 का एक्ट कंट्रोल करने के लिए था, जबकि 1781 का एक्ट सुधार करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के मामले में 1773 ने उसकी शक्ति स्थापित की, तो 1781 ने उसकी शक्ति को लिमिटेड कर दिया। रेवेन्यू के मामलों में 1773 का एक्ट क्लियर नहीं था, लेकिन 1781 के एक्ट ने इसे साफ साफ कोर्ट के दायरे से बाहर कर दिया। और आखिर में गवर्नर जनरल की पोजीशन देखें तो 1773 में उनका कोर्ट के साथ संघर्ष था, जबकि 1781 में उन्हें कोर्ट से पूरी आज़ादी मिल गई। अब एग्जाम के लिए कुछ बातें हैं जो बिल्कुल याद रखनी हैं। 1773 एक्ट से वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने, 1774 में सुप्रीम कोर्ट बना और 4 सदस्यों की काउंसिल बनी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के 24 सदस्य थे, 5 साल का कार्यकाल था और 25% हर साल रिटायर होते थे। पहले चीफ जस्टिस थे सर एलिजा एम्पे। और हाँ, रिश्वत और प्राइवेट ट्रेड पर रोक लगाई गई थी। अब 1781 एक्ट से सबसे जरूरी बात, इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं, और इसने रेवेन्यू मामलों को कोर्ट के अधिकार से पूरी तरह बाहर कर दिया था।